नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं भावात भावम नियम के बारे में। पराशर पद्धति के अंदर अर्थात वैदिक ज्योतिष के अंदर भावात भावम ये नियम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर कोई भी भाव का सटीकता से अध्ययन करना हो, गहनता से अध्ययन करना हो, तो भावात भावम ये नियम को अप्लाई करना पड़ता है। अभी हम जानेंगे कि ये भावात भावम नियम एग्जैक्टली है क्या। तो सुनिए, कुंडली के अंदर हर भाव का एक सहायक भाव होता है, हर भाव का एक प्रतिबिंब होता है, हर भाव का एक प्रतिरूप होता है, हर भाव का एक सूक्ष्म रूप होता है। और हमें जब कोई भाव का गहनता से अध्ययन करना होता है तो उसके सहायक भाव को भी देखना होता है। इसी को कहते हैं भावात भावम नियम। तो आइए मैं आपको बताता हूं। कुंडली के अंदर एकमात्र भाव ऐसा है कि जिसका सहायक भाव वो खुद है, यानी कि भावात भावम नियम के अनुसार पहले भाव का पहला भाव यानी कि पहला भाव ही हुआ। ये बात को और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं दूसरे भाव को लूंगा। भावात भावम नियम के अनुसार दूसरे भाव का दूसरा भाव यानी कि तीसरा भाव, ये दूसरे भाव का सहायक भाव हुआ। तो जब भी हमें दूसरे भाव का अध्ययन करना होता है तो साथ ही साथ हमें तीसरे भाव का भी अध्ययन करना पड़ता है। तब जाके हमें दूसरे भाव के बारे में गहनता से पता चलता है कि उस व्यक्ति को कुटुंब का सुख कैसा मिलेगा, धन सुख कैसा मिलेगा, उसकी वाणी कैसी होगी। आगे बढ़ते हैं, तीसरे भाव को लेते हैं। भावात भावम नियम के अनुसार तीसरे भाव का तीसरा भाव यानी कि पांचवा भाव, ये तीसरे भाव का सहायक भाव है। तो जब भी हमें जानना होता है कि ये व्यक्ति कितना मेहनतू है, साहसिक है, पराक्रमी है, उसे भाई बहनों का सुख कैसा मिलेगा, तो ये सारी बातों को जानने के लिए सबसे पहले तीसरे भाव का अध्ययन करना होता है और साथ ही साथ पांचवें भाव का भी अध्ययन करना पड़ता है। तब जाके हमें तीसरे भाव के बारे में गहनता से पता चलता है। और आगे बढ़ते हैं चौथे भाव के बारे में। भावात भावम नियम के अनुसार चौथे भाव का चौथा भाव यानी कि सातवां भाव, ये सातवां भाव चौथे भाव का सहायक भाव है। तो जब भी हमें चौथे भाव के बारे में गहनता से हासिल करना होता है ज्ञान कि ये व्यक्ति को माता का सुख कैसा मिलेगा, ये व्यक्ति को मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख कैसा मिलेगा, तो ये सारी बातों को जानने के लिए सबसे पहले चौथे भाव का अध्ययन करना होता है। और चौथे भाव का सहायक भाव है सातवां भाव, तो सातवें भाव का भी अध्ययन करना होता है। अगर मान लो चौथा भाव एकदम शुभ स्थिति में है और सातवां भाव भी शुभ स्थिति में है, तो फिर ये भाव का 100% अच्छा फल मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। अगर चौथा भाव एकदम शुभ स्थिति में हो और सातवां भाव शुभ स्थिति में ना हो, तो इस भाव का 30% फल कम हो जाता है। तीसरे नियम में जाते हैं। अगर मान लो चौथा भाव मध्यम हो या फिर इतना शुभ न हो और सातवां भाव शुभ बनता हो, तो हम कहेंगे कि बहुत तकलीफों के बाद, बहुत संघर्षों के बाद उसे सुख मिलेगा। ठीक, आखिरी नियम, चौथा भाव भी खराब है, सातवां भाव भी खराब है, दोनों भाव खराब है, तो समझ जाना इसका फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। और एक नियम ऐसा भी है कि चौथे भाव का स्वामी अगर जो सातवें भाव में बैठ जाता है तो राजयोग जैसा फल मिलता है। आगे बढ़ते हैं पांचवें भाव के तरफ। भावात भावम नियम के अनुसार पांचवें भाव का पांचवा भाव यानी कि 9वां भाव, तो पांचवें भाव का सहायक भाव कौन हुआ? 9वां भाव हुआ। तो हमें पांचवें भाव का अध्ययन करना हो तो साथ ही साथ 9वें भाव का भी अध्ययन करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, छठवां भाव ऋण, रोग, शत्रु का है। तो छठवें भाव से छठवां भाव यानी कि 11वां भाव,
ये छठवें भाव का सहायक भाव है। तो जब भी हमें छठवें भाव के बारे में डीप अध्ययन करना होता है तो छठवें भाव और साथ में 11वें भाव दोनों का अध्ययन करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। भावाद भावम नियम के अनुसार सातवें भाव का सातवां भाव यानी कि लग्न भाव। तो जब भी हमें सातवें भाव का गहनता से अध्ययन करना होता है तो पहले हम सातवें भाव का डीप स्टडी करते हैं और फिर लग्न भाव को भी देखते हैं। ये दोनों भाव को देखने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति को पति का सुख या पत्नी का सुख या पार्टनरशिप का सुख कैसा प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां भाव, आप सभी को पता है कि आठवां भाव आयुष्य का है। आठवें भाव से आठवां भाव यानी कि तीसरा भाव जो सूक्ष्म आयुष्य का भाव है। तो जब भी आयुष्य के बारे में प्रेडिक्शन करना हो तो आठवें भाव के साथ साथ हमें तीसरे भाव का भी अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं नौवां भाव। अगर हमें जानना हो कि ये व्यक्ति कितना नसीबदार है, इसको पिता का सुख कैसा प्राप्त होगा, इसे लंबी मुसाफरियां होगी कि नहीं होगी, तो ये सारी बातों का अध्ययन करने के लिए नौवें भाव का नौवां भाव यानी कि पांचवा भाव, ये पांचवा भाव नौवें भाव का सहायक भाव है। तो जब भी हमें नौवें भाव के बारे में अध्ययन करना हो तो सबसे पहले नौवें भाव का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ पांचवें भाव का भी अध्ययन करेंगे। फिर आते हैं 10वें भाव पे। भावाद भावम नियम के अनुसार 10वें भाव का 10वां भाव यानी कि 7वां भाव। तो ये 7वां भाव 10वें भाव का सहायक भाव है। तो 10वें भाव का सटीक प्रेडिक्शन करना हो तो 10वें भाव के साथ साथ 7वें भाव का भी अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद आते हैं 11वें भाव पे। तो 11वें भाव का 11वां भाव कौन सा हुआ? 9वां भाव हुआ। तो लाभ का 11वां भाव यानी कि भाग्य भाव। तो जब भी 11वें भाव का अध्ययन करना है तो साथ में भाग्य भाव को भी देखना होगा। ठीक उसी प्रकार 12वां भाव होता है खर्चा, जेल, गुप्त संबंध। तो 12वें भाव के बारे में गहनता से अध्ययन करना है तो 12वें भाव का 12वां भाव कौन सा हुआ? 11वां भाव। तो 12वें भाव का सटीक प्रेडिक्शन करने के लिए 12वां और 11वां ये दोनों भाव का डीप अध्ययन करना चाहिए। इसके अंदर 4 मुख्य नियम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी बताया, फिर से बताऊंगा। कि मान लो चौथा भाव बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, जैसे कि यहाँ पे चंद्र स्वग्रही है और दिग्बली होकर बैठा है, गुरु उच्च का होकर हंस योग बना रहा है, तो चौथा भाव बहुत शुभ स्थिति में है। और मान लो चौथे भाव से चौथा भाव 7वां भाव यानी कि उसका सहायक भाव अगर ये भी मजबूत है, जैसे यहाँ पे देखिए शुक्र स्वगृही होकर मालव योग बनाता है, तो चौथा भाव भी बलवान हुआ, 7वां भाव भी बलवान हुआ। तो आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति को निश्चित तौर पे मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरे में जाते हैं कि मान लो चौथा भाव बलवान है और 7वां भाव बलवान नहीं है, तो आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति को 100 में से 30% कमजोर फल मिलेगा, जितना मिलना चाहिए उसे थोड़ा कम मिलेगा। उसके बाद तीसरे नियम पे जाते हैं कि मान लो चौथा भाव अशुभ बन रहा है, चौथा भाव निर्बल है, यहाँ पे खराब ग्रह पड़े हैं, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रह पड़े हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग जैसे खराब योग बन रहे हैं, और 7वां भाव अच्छा है, तो हम कहेंगे कि बहुत तकलीफों के बाद थोड़ा बहुत उसे कुछ मिलेगा। और आखिरी, अगर चौथा भाव भी खराब है, 7वां भाव भी खराब है, दोनों पीड़ित है, दोनों कमजोर है, तो हम कहेंगे ये व्यक्ति के जीवन में बहुत मेहनत करने के बावजूद, बहुत तकलीफों के बावजूद तुझे वो सुख नहीं मिल पाएगा जो उसे मिलना चाहिए। इसमें एक नियम ये भी है कि चौथे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव से चौथे भाव यानी 7वें भाव में बैठा हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भावाद भावम ये नियम कैसे काम करता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।